जाए। वो एक ड्रग की तरह है जो कॉस्ट सचेत इन्वेस्टर्स को इमोशनल ऑप्टिमिज्म में चेंज कर देती है, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वालों के व्यवहार के कारण अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं। दूसरा खेल खेलने वालों से प्रभावित होने के कारण आप जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वो भी उलट सकता है। इतना ज़्यादा कंज्यूमर एक्सपेंस खासकर डेवलप्ड देशों में सोशल रूप से प्रेरित होता है, सूक्ष्म रूप से उन लोगों से प्रभावित जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, और इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। हालांकि हम ये देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं। हमें उनके गोल्स, परेशानियां और अभिलाषाएं देखने को नहीं मिलते। एक युवा वकील जो किसी फेमस लॉ कंपनी में सहभागी बनना चाहता है, उसे ऐसे भेष में रहना पड़ता है जिसकी मुझे एक लेखक होने के नाते ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं स्वेट पैंट पहनकर भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जब उसकी खरीदारी मेरी उम्मीदों को ढालने लगती है, मैं आगामी निराशा की राह पर चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं ये पैसा उस करियर बूस्ट के बगैर खर्च कर रहा हूँ जो उसे मिल रहा है। हो सकता है हमारे अंदाज भी अलग अलग ना हो, हम बस अलग अलग खेल खेल रहे हैं। ये समझने के लिए मुझे सालों लग गए। यहाँ पर एक लेसन ये है कि मनी को लेकर कोई बात इतना मायने नहीं रखती जितना अपनी टाइम होराइजन को समझना और उन लोगों के बिहेवियर और एक्शन से इन्फ्लुएंस ना होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। मेन बात जिसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये कि कुछ भी करके ये पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो करते हैं वो आश्चर्यजनक है। हम हर इन्वेस्टिंग करने वाले को इन्वेस्टर बुलाते हैं, जैसे कि वो बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जो सेम रूल्स वाला एक ही खेल खेल रहे हैं। जब आप ये समझते हैं कि ये आइडिया कितना गलत है, आप देख पाते हैं कि सिर्फ अपने खेल को पहचानना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अपने खुद के मनी को किस तरह इन्वेस्ट करता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन चैप्टर 20 में है, लेकिन सालों पहले मैंने लिखा था मैं एक धैर्यवान इन्वेस्टर हूँ जो रियल फाइनेंशियल डेवलपमेंट को जनरेट करने के वर्ल्ड की कैपेबिलिटी पर ऑप्टिमिस्टिक है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 सालों में वो डेवलपमेंट मेरे इन्वेस्टिंग को बेनिफिट्स पहुंचाएगा। ये स्ट्रेंज सुनाई पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप अपना मिशन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आप समझ पाते हैं कि इससे अनरिलेटेड सब कुछ, इस साल मार्केट ने क्या किया, अगले साल रिसेशन होगी या नहीं, उस खेल का हिस्सा है जो मैं नहीं खेल रहा हूँ। इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके बहकावे में आने का भी कोई खतरा नहीं है। आगे चलिए पेसिमिज्म के बारे में बात करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 17, पेसिमिज्म यानी निराशावाद का बहकावा, बाय इवॉल्व। ऑप्टिमिज्म सेल्स के लिए की जाने वाली बातचीत जैसा सुनाई पड़ता है। पेसिमिज्म किसी मदद करने वाले जैसा महसूस होता है, कुछ ऐसे कारणों की वजह से जिन्हें मैं कभी नहीं समझ पाया। लोग ये मानना पसंद करते हैं कि दुनिया नर्क की ओर जा रही है। ऑप्टिमिज्म ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ज़्यादातर लोगों के लिए वर्ल्ड बेहतर होता जाता है। लेकिन पेसिमिज्म हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है। पेसिमिज्म ना सिर्फ ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा कॉमन है, बल्कि ये ज़्यादा समझदारीपूर्ण भी सुनाई देता है। ये इंटेलेक्चुअली लुभावना है और इस पर ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसे ज़्यादातर रिस्क से ऑब्वियस समझा जाता है। आगे जाने से पहले ऑप्टिमिज्म को डिफाइन करते हैं। रियल ऑप्टिमिस्टिक ये नहीं मानते कि सब अच्छा ही होगा, वो असावधानी है। ऑप्टिमिज्म ये विश्वास है कि टाइम के साथ अच्छे रिजल्ट पाने की सर्टेनिटी आपके फेवर में है, तब भी जब रास्ते में रुकावटें आएँ। यह साधारण आइडिया कि लोग सुबह में उठकर चीज़ों को पहले से बेहतर और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, न कि उठकर कलेश करने की, ये ऑप्टिमिज्म का बेस है। ये जटिल नहीं है, इसकी गारंटी भी नहीं है। ये बस ज़्यादातर टाइम ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे सही ऑप्शन है। स्वर्गीय स्टैटिस्टिशियन हेंस रोजलिंग ने इसे अलग तरह से कहा, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस पॉसिबिलिस्ट हूँ। अब हम ऑप्टिमिज्म के ज़्यादा कंपेलिंग भाई पेसिमिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। दिसंबर 29, 2008 मॉडर्न हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स के लिए सबसे खराब साल खत्म होने को था। दुनिया भर में स्टॉक मार्केट ढह चुकी थी, वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम डे टू डे लाइफ सपोर्ट पर थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और जब ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लॉजिक देते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। उन्होंने फ्रंट पेज पर रशियन प्रोफेसर इगोर पेनेरिन के नज़रिए पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिनके फाइनेंशियल थॉट साइंस फिक्शन राइटर्स के इमेजिनेशन को मात देते महसूस होते हैं। जर्नल ने लिखा, जून 2010 के अंत या जुलाई के शुरू में पेनेरिन कहते हैं यूएस 6 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, अलास्का वापस रशिया के कंट्रोल में चला जाएगा, कैलिफोर्निया उसका सेंटर बन जाएगा जिसे वो द कैलिफोर्निया रिपब्लिक कहते हैं, और या तो वो चाइना का हिस्सा होगा या फिर चाइना के प्रभाव के अधीन। टेक्सास द टेक्सास रिपब्लिक का सेंटर होगा, राज्यों का एक ग्रुप जो मैक्सिको के पास चला जाएगा या फिर मैक्सिकन प्रभाव के अधीन। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क एक अटलांटिक अमेरिका के हिस्सा होंगे जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ सकता है। कनाडा कुछ उत्तरीय राज्यों को हथिया लेगा जिन्हें प्रोफेसर प्लारिस द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन रिपब्लिक कहते हैं।
हवाई उनके अकॉर्डिंग जापान या चाइना का प्रोटेक्टोरेट स्टेट हो जाएगा और अलास्का वापस रशिया में इंक्लूड हो जाएगा। ये किसी ऐसे वैसे ब्लॉग या न्यूज़लेटर का अनरियलिस्टिक आर्टिकल नहीं था। ये दुनिया के सबसे फेमस फाइनेंशियल न्यूज़लेटर का मेन पेज था। इकोनॉमिक्स के बारे में पेसिमिस्टिक होने में कोई हर्ज नहीं, अपोकैलिप्टिक होने में भी कोई हर्ज नहीं। इतिहास ऐसे देशों के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जिन्होंने न सिर्फ रिसेशन देखी बल्कि डिसइंटीग्रेशन का भी सामना किया। पेनेरिन के जैसी कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि उनका ठीक अपोजिट चौंका देने वाले ऑप्टिमिज्म के प्रेडिक्शन को शायद ही इतनी सीरियसनेस से लिया जाता है जितना कयामत के ईश्वर दूतों को। 1940 के डिकेड के एंड में जापान को ही लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के बाद ये देश हर तरह से टूटा हुआ था, इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, कल्चरली, सोशियली। 1946 की बहुत ज़्यादा ठंड के कारण अकाल पड़ने से डेली पर पर्सन की कैलोरीज 800 कैलोरी तक लिमिटेड हो गई थी। सोचिए अगर इस टाइम के दौरान किसी जापानी एकेडमिक ने ऐसा लिखा होता जो कहता, आप सब हौसला रखिए, हमारे लाइफ टाइम में हमारी इकोनॉमिक्स उसके लगभग 15 गुना बढ़ेगी जितनी ये वॉर से पहले थी, हमारी एज पोटेंशियली लगभग दुगनी हो जाएगी, हमारा स्टॉक मार्केट ऐसे रिवॉर्ड जनरेट करेगा जैसा हिस्ट्री में शायद ही किसी देश ने देखा हो, हम 40 ईयर से ज़्यादा तक बेरोजगारी को 6% से ऊपर बढ़ता नहीं देखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन में वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे, जल्द ही हम इतने वेल्दी हो जाएंगे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट के मालिक होंगे, अमेरिकन हमारे सबसे नज़दीकी दोस्त होंगे और वे हमारे फाइनेंशियल इंसाइट को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उनका तुरंत मजाक उड़ाया गया होता और उन्हें अपना इलाज करवाने की सलाह दी गई होती। ध्यान रखिए कि ऊपर दिया गया डिस्क्रिप्शन ठीक वही है जो जापान में वॉर के बाद वाली जनरेशन के टाइम में वाकई हुआ, लेकिन पेनेरिन का ठीक अपोजिट प्रिडिक्शन इतना बेतुका महसूस होता है जितना कयामत का प्रिडिक्शन नहीं होता। पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा समझदारी भरा और पॉसिबल सुनाई पड़ता है। किसी से ये कहकर देखिए कि सब अच्छा हो जाएगा और वे पॉसिबली या तो आपको नज़रअंदाज कर देंगे या फिर शक की निगाह से देखेंगे। किसी से ये कहकर देखिए कि वे खतरे में हैं और उनका पूरा ध्यान आपकी ओर रहेगा। अगर कोई समझदार इंसान मुझसे ये कहे कि एक स्टॉक है जो अगले ईयर तक 10 गुना बढ़ने वाला है तो मैं तुरंत उन्हें बेहूदगी से भरा मानूंगा। अगर कोई बेहूदगी से भरा इंसान मुझसे ये कहे कि जो स्टॉक मेरे पास है वो डूबने वाला है क्योंकि ये कोई अकाउंटिंग फ्रॉड है, मैं तुरंत टाइम निकालकर उसके हर शब्द को सुनूंगा। मान लीजिए कि कोई रिसेशन होने वाली है और न्यूज़पेपर वाले आपको बुलाएं, कह दीजिए कि हम एवरेज ग्रोथ की ओर इंक्लाइंड हैं और कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। कह दीजिए कि हम अगली ग्रेट डिप्रेशन के नज़दीक हैं और आप तुरंत ही टीवी पर होंगे। लेकिन ये कहकर देखिए कि अच्छा टाइम आने वाला है, मार्केट आराम से चल सकती है और किसी कंपनी में बड़ी डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं और कमेंटेटर और स्पेक्टेटर्स एक आवाज़ में रिस्पॉन्स देंगे कि या तो आप कोई सेल्समैन हैं या फिर रिस्क से बिल्कुल अनजान। इन्वेस्टिंग न्यूज़लेटर इंडस्ट्री ये सालों से जानती है और अब कयामत की ईश्वरदूतों से भरी पड़ी है। ऐसे माहौल में ऑपरेशनल होने के बावजूद जहां स्टॉक मार्केट पिछली सेंचुरी में 17,000 गुना ऊपर गया है डिविडेंड्स को मिलाकर, ये फाइनेंस के अलावा भी सच है। मैट रिडले ने अपनी बुक द रैशनल ऑप्टिमिस्ट में लिखा था, पेसिमिज्म के नगाड़े की कांस्टेंट आवाज़ आमतौर पर हर विक्ट्री एंथम को डुबा देती है। अगर आप कहें कि दुनिया बेहतर होती जा रही है तो आपको अनएक्सपीरियंस्ड और इनसेंसिटिव कहा जाएगा। अगर आप ये कहें कि दुनिया बेहतर होती जाएगी तो आपको पागल समझा जाएगा। आप मैकअर्थर जीनियस अवार्ड या नोबेल प्राइज़ हासिल करने की आशा कर सकते हैं। मेरे अपने खुद के अडल्ट लाइफ टाइम में पेसिमिज्म के फेमस रीजंस बदलते रहे, लेकिन पेसिमिज्म कांस्टेंट रहा। हर उस ग्रुप में जिससे मैंने पूछा, लोगों का मानना था कि वर्ल्ड फ्राइटनिंग, वॉयलेंट और ज़्यादा होपलेस है। इन शॉर्ट, ज़्यादा ड्रामेटिक जितना ये रियल में है। हिंस रोलिंग ने अपनी बुक फैक्टफुलनेस में लिखा, जब आप ये समझ जाते हैं कि एक लाइफ टाइम में इंसान कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट से लेकर मेडिकल रिसर्च, स्टॉक मार्केट बेनिफिट्स और सोशल इक्वालिटी तक, आप सोचेंगे कि ऑप्टिमिज्म को पेसिमिज्म से ज़्यादा ध्यान खींचना चाहिए। और फिर भी पेसिमिज्म का इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट सदियों से जाना जाता रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1840 में लिखा, मैंने गौर किया है कि वो इंसान जो दूसरे के निराश होने पर भी आशा रखे, उसके बजाय उस इंसान को साधु की तरह पूजा जाता है जो दूसरों के आशावान होने पर भी पेसिमिस्टिक हो। क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों, और ये मनी के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है। इस बेस सेंटेंस को दोहराते हैं कि कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। पैसे के मामले में पेसिमिज्म के सिडक्टिव होने के ठोस कारण हैं, और वे क्या हैं, ये जानने से इससे मदद मिलती है कि हम उन्हें बहुत दूर तक ना ले जाएं। इसका कुछ हिस्सा इंस्टिक्चुअल और इनेविटेबल है। कानीमैन के अकॉर्डिंग लॉस से असिमेट्रिक अपोजिशन एक इवोल्यूशनरी सील्ड है। एक दूसरे के साथ सीधे तुलना करने पर लॉस बेनिफिट से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंसेस के फोर्स के बीच इस एसिमेट्री का एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। वे जीव जो खतरों को मौकों के मुकाबले अर्जेंसी से ज़्यादा देखते हैं, उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है।
लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो फाइनेंशियल पेसिमिज्म को ऑप्टिमिज्म की तुलना में ज़्यादा सिंपल, कॉमन और फेथफुल बना देती हैं। एक ये कि पैसा सर्वव्यापक है, इसलिए कुछ भी बुरा घटता है तो वो सबको प्रभावित करता है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यही बात मौसम के लिए लागू नहीं होती। फ्लोरिडा पर घिरकर आने वाला कोई तूफान 92% अमेरिकन्स को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिक्स पर घिरकर आने वाली रिसेशन हर एक इंसान को प्रभावित करती है, आपको भी। इसलिए ध्यान दीजिए, ये किसी स्पेसिफिक जगह जैसे स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। आधे से ज़्यादा अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली सीधे रूप से स्टॉक रखते हैं, और जो नहीं रखते, मीडिया से स्टॉक मार्केट के टर्नओवर का इतना ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि स्टॉक रहित फैमिली में भी डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फाइनेंशियल बैरोमीटर होगा। स्टॉक में 1% के उछाल के बारे में शाम के समाचारों में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन 1% की गिरावट को ही लाल रंग से लिखे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। एसिमेट्री से बचना डिफिकल्ट है, और जबकि कुछ ही लोग इस बारे में क्वेश्चन करते हैं या क्लियर करने का अटेम्प्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों गया, क्या इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाने के कारण को लेकर लगभग हमेशा ही क्लियर करने का अटेम्प्ट किया जाता है। क्या इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल डेवलपमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या फेड ने फिर से सब खराब कर दिया? क्या राजनेता गलत डिसीजन ले रहे हैं? क्या कोई और मुसीबत भी आने वाली है? गिरावट के कारणों से संबंधित स्टोरी, गिरावट के बारे में बात करना, चिंता करना, इस बारे में कहानी बनाना कि आगे क्या होगा, इन सबको आसान कर देते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं भी है, इस तरह की बातें आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। 1929 की महागिरावट जिसने ग्रेट डिप्रेशन को चिंगारी दी, उसकी इवनिंग पर सिर्फ 2.5% अमेरिकन के पास ही स्टॉक थे, लेकिन ज़्यादातर अमेरिकन्स ने, अगर दुनिया ने नहीं, मार्केट को अचंभे के साथ धराशायी होते देखा, ये सोचते हुए कि इसका उनके लक पर क्या इफेक्ट होगा, चाहे फिर वो कोई वकील हो, किसान हो या फिर कोई कार मैकेनिक। हिस्टोरियन एरिस रोचवे ने लिखा, कॉस्ट में इस गिरावट ने तुरंत ही अमेरिकन्स को पीड़ित किया, लेकिन अन्यों ने मार्केट को इतनी नज़दीकी से देखा और अपने लक का इंडेक्स मान लिया कि उन्होंने अचानक ही अपनी ज़्यादातर इकोनॉमिकल एक्टिविटी को रोक दिया। जैसा कि इकोनॉमिस्ट जोसेफ सुम्पीटर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी। ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे आप उनमें रुचि रखते हों या नहीं, मनी और हेल्थ। हालांकि हेल्थ प्रॉब्लम्स पर्सनल होती हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज सिस्टमैटिक होते हैं। एक कनेक्टेड सिस्टम में जहां किसी एक इंसान के डिसीजन हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। ये समझना आसान है कि फाइनेंशियल रिस्क क्यों इस तरह पॉपुलर होते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे शायद ही कोई दूसरा सब्जेक्ट कर पाए। दूसरा ये कि पेसिमिस्टिक ज़्यादातर प्रेजेंट ट्रेंड्स को एक्सट्रापोलेट करते हैं, बिना इस पर ध्यान दिए कि मार्केट किस तरह अडेप्ट कर लेते हैं। 2008 में इन्वायरमेंटलिस्ट लेस्टर ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चाइना को डेली 98 बैरल ऑयल की ज़रूरत होगी। प्रेजेंट में दुनिया 85 बैरल ऑयल डेली जनरेट कर रहा है और इससे ज़्यादा शायद ही कभी नहीं कर पाएगा। इस तरह वर्ल्ड के सारे ऑयल रिजर्व चले जाएंगे। उस सिनारियो में दुनिया में ऑयल खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करते। इकोनॉमिक्स में एक बेसिक रूल है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बुरी कंडीशन शायद ही कभी उस तरह बनी रहती हैं, क्योंकि सप्लाई और डिमांड सरप्राइजिंग तरीकों से अडेप्ट कर लेती हैं। देखिए ब्राउन के प्रेडिक्शन के बाद ऑयल का क्या हुआ। 2008 में ऑयल की कॉस्ट आसमान छूने लगी, क्योंकि बढ़ती मांग ज़्यादातर रूप से चाइना की पोटेंशियल आउटपुट तक पहुंच गई। ऑयल का एक बैरल 2001 में $20 में बिकता था और 2008 में $138 में। नई कॉस्ट का मतलब था कि ऑयल की खुदाई ज़मीन से सोना निकालने की तरह थी। ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए इंसेंटिव्स ड्रामेटिक रूप से बदल गए। अचानक से बड़ी डिमांड की वजह से ऑयल की कॉस्ट $20 पर बैरल ड्रिलिंग की मेहनत के लायक नहीं थी। ऑयल बेचने की कीमत खुदाई के खर्च को पूरा नहीं करती थी, और फिर ऑयल पूरी जिंदगी भर का बोनेंजा बन गया, चूंकि इसे $138 में बेचा जा सकता था। इसने नई फ्रैकिंग और हॉरिजेंटल ड्रिलिंग मेथड्स को जन्म दिया। दुनिया में पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में लगभग सेम नंबर ऑफ ऑयल रिजर्व रहे हैं, और हम काफ़ी टाइम से जानते हैं कि बड़े ऑयल के रिजर्व कहाँ हैं। जो बदलता है वो है हमारी तकनीक, जो हमें फ्रूगैलिटी से ज़मीन से ऑयल निकालने में कैपेबल करती है। ऑयल हिस्टोरियन डेनियल येरगिन लिखते हैं, यूएस में 86% ऑयल रिजर्व खोज के टाइम लगाए गए अनुमान का नहीं, बल्कि बाद में होने वाली स्टडीज़ का नतीजा है। और 2008 में प्रैंकिंग की शुरुआत से ऐसा ही हुआ। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही ऑयल प्रोडक्शन 2008 में लगभग 5 मिलियन बैरल डेली से 2019 में 13 मिलियन बैरल डेली तक पहुंच गया। वर्ल्ड प्रोडक्शन अब 100 मिलियन बैरल डेली से ज़्यादा है, ब्राउन के अज्यूम्ड हायर साइंस से लगभग 20% ज़्यादा। 2008 में ऑयल ट्रेंड्स का एक्सट्रापोलेशन करते किसी पेसिमिस्टिक को जाहिर तौर पर कंडीशन काफ़ी ख़राब लगती। किसी रियलिस्टिक के लिए जो समझता है कि ज़रूरत सभी आविष्कारों की जननी है, ये कम डरावना रहा होता। ये मान लेना कि अगर कुछ खराब है वो खराब ही बना रहेगा एक आसान प्रिडिक्शन है, और ये फेथफुल भी है, क्योंकि इसके लिए दुनिया के बदलने की इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सुलझ जाती हैं
और लोग उसके अनुरूप ढल जाते हैं। डर समाधानों को भी बराबर अमाउंट में एक्साइट करते हैं। ये फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक कॉमन कथानायक है, जिससे वे पेसिमिस्टिक आसानी से भुला देते हैं जो लीनियर प्रिडिक्शन लगाते हैं। तीसरा ये है कि ग्रोथ इतना धीरे होती है कि उसे देखा भी ना जा सके, लेकिन फेलियर इतनी तेजी से आती है कि उसे अनदेखा न किया जा सके। बहुत सी ओवरनाइट ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन बहुत कम ओवरनाइट मिरेकल हुए हों। जनवरी 5, 1889 को डेट्राइट फ्री प्रेस ने इंसान के चिड़िया की तरह उड़ने के हमेशा के सपने को चकनाचूर ही कर दिया। एयरप्लेन्स, न्यूज़पेपर ने लिखा, इम्पॉसिबल महसूस होते हैं। एक उड़ने वाली मशीन का लोएस्ट पॉसिबल वेट नेसेसरी फ्यूल और इंजन के साथ 300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता, लेकिन वेट की एक लोअर बाउंड्री है जो कंफर्म रूप से 50 पाउंड से ज़्यादा नहीं है, जिसके आगे किसी भी जीव के लिए उड़ना इम्पॉसिबल है। नेचर इस बाउंड्री पर पहुंच चुकी है और अपने ज़्यादातर अटेम्प्ट के बाद भी इससे आगे नहीं जा सकी है। 6 महीने बाद ऑलिवर राइट ने घर के पिछवाड़े में अपने भाई विल्बर की प्रिंटिंग प्रेस बनाने में मदद करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। ये इन भाइयों का पहला जॉइंट इन्वेंशन था जो उनका अंतिम नहीं होने वाला था। अगर आपको 20वीं सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कारों की लिस्ट बनानी हो तो प्लेन कम से कम टॉप 5 में होगा, अगर नंबर 1 पर ना भी हो तो। प्लेन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने वर्ल्ड वॉर शुरू किए, इसने वर्ल्ड वॉर खत्म भी किए। इसने शहरों और गांवों, समुद्र और देशों के बीच के फासलों को तय करते हुए वर्ल्ड को जोड़ा। लेकिन पहला प्लेन बनाने की राइट ब्रदर्स की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। उनके उड़ान पर सक्सेस हासिल करने के बाद किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई खास परवाह नहीं की। फ्रेडरिक लुइस एलन ने 1952 में अमेरिकन हिस्ट्री की अपनी बुक में लिखा, जब तक लोग ये समझ पाते कि राइट ब्रदर्स आखिर कर क्या रहे थे, कई साल बीत चुके थे। लोग इस बात से इतना आश्वस्त थे कि उड़ान इम्पॉसिबल है कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने उन्हें 1905 में डेटन ओहायो में प्लेन उड़ाते देखा, उन्होंने मान लिया कि यह कोई तुच्छ चाल है, कोई ऐसे ही जैसे आज लोग टेलीपैथी के डिमॉन्स्ट्रेशन को समझेंगे। मई 1908 में जाकर उनकी पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद अनुभवी रिपोर्टर्स को यह देखने भेजा गया कि वे कर क्या रहे थे। अनुभवी एडिटर्स ने इन रिपोर्टर्स के वर्क को पूरी विश्वसनीयता दी और फाइनली दुनिया इस तथ्य से अवगत हुई कि इंसान की उड़ान सक्सेसफुली पूरी की जा चुकी है। प्लेन के आश्चर्य को समझने के बाद भी लोग सालों तक इसे कम ही आंकते रहे। पहले इसे मेन रूप से एक मिलिट्री वेपन के रूप में देखा गया, फिर अमीरी के खिलौनों की तरह, फिर शायद कुछ लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने 1909 में लिखा, कॉमर्शियल एरियल फाइटर जैसी कभी कोई चीज़ नहीं होगी। फ्राइट इसी तरह अपना धीमा वेट धैर्यवान अर्थ पर घसीटता रहेगा। 5 महीने बाद पहले कार्गो प्लेन ने उड़ान भरी। अब जरा इस धीमी, कई ईयर्स तक प्लेन के बारे में आशावान होने की जागृति की तुलना इससे कीजिए कि लोग कितना जल्दी पेसिमिज्म के चालकों की बातों में आ जाते हैं, जैसे कोई कॉर्पोरेट बैंकरप्टेसी या कोई बड़ा वॉर या कोई प्लेन दुर्घटना। राइट के प्लेन की पहली चर्चा 1908 में हुई, जब एक प्रैक्टिस फ्लाइट के दौरान थॉमस सेल्फ्रिज नामक एक सेना के लेफ्टिनेंट मारे गए। डेवलपमेंट कंपाउंडिंग से ड्राइवन होता है, जिसमें हमेशा टाइम लगता है। विनाश फेलियर के सिंगल पॉइंट से ड्राइवन होता है, जो कुछ ही क्षणों में हो सकता है, और आत्मविश्वास का खो जाना वो एक ही पल में हो सकता है। पेसिमिज्म को लेकर स्टोरी गढ़ना आसान है, चूँकि कहानियाँ ताज़ी और ज़्यादा नहीं होती हैं। ऑप्टिमिज्म के स्टोरी के लिए हिस्ट्री और डेवलपमेंट के एक लंबे अरसे की ओर देखना पड़ता है, जिन्हें लोग ज़्यादातर भूल जाया करते हैं और उन्हें जोड़ने में ज़्यादा अटेम्प्ट लगता है। मेडिसिन की ग्रोथ को ही देखिए। बीते साल पर नज़र डालने से कुछ खास नहीं होगा, किसी एक डिकेड से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पिछले 50 ईयर्स पर नज़र डालने से आपको कुछ असाधारण दिखाई देगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग 1965 से अब तक हार्ट डिजीज के कारण एज एडजस्टेड डेथ रेट पर पर्सन में 70% से ज़्यादा की गिरावट आई है। हार्ट डिजीज के कारण मृत्यु में 70% की कमी हर ईयर लगभग आधे मिलियन अमेरिकन की जान बचा सकती है। इमेजिन कीजिए कि अटलांटा की पॉपुलेशन को हर साल बचा लिया जाए, लेकिन चूंकि यह ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हुई, ये उतना ध्यान आकर्षित नहीं करती जितना तेजी से होने वाले विनाश जैसे टेररिज्म, प्लेन दुर्घटनाएं या नेचुरल डिजास्टर हरिकेन कटरीना वीक में 5 बार आ सकता है या हर वीक। इमेजिन कीजिए ये कितनी सुर्खियां बटोरेगा। और ये पिछले 50 सालों में हार्ट डिजीज में कमी से बचाई जानों के नंबर्स को ऑफसेट नहीं करेगा। यही बिजनेस में भी लागू होता है, जहां ये समझने में सालों लग जाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेलियर्स रातों रात हो जाते हैं। और स्टॉक मार्केट में जहां 6 महीने में हुई 40% गिरावट कांग्रेस की जांच का कारण बन जाती है, लेकिन 6 साल के टाइम फ्रेम में हुआ 140% बेनिफिट्स इनफैक्ट अनदेखा रह जाता है। और करियर में जहां रेपुटेशन बनाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है और नष्ट होने के लिए सिर्फ एक ईमेल। पेसिमिज्म का छोटा घाव प्रबल बना रहता है और ऑप्टिमिज्म का मजबूत खिंचाव अनदेखा रह जाता है। इस बुक में पहले दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करता है। इन्वेस्टिंग में आपको सक्सेस के कॉस्ट को पहचानना नेसेसरी है और इसे चुकाने की विलिंगनेस।
2004 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू किया। वो वैज्ञानिक जिनकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने 21 ईयर की एज में उन्हें पैरालाइज्ड और बोलने में इनकेपेबल कर दिया था। अपने कंप्यूटर से हॉकिंग ने इंटरव्यूअर को बताया कि वे जनसाधारण को अपनी किताबें बेचने के लिए कितने उत्साहित थे। क्या आप हमेशा इतने ही हंसमुख रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। जब मैं 21 साल का था तो मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो चुकी थी। उसके बाद से अब तक हर चीज़ एक बोनस है, उन्होंने आंसर दिया। चीज़ों के बहुत अच्छे होने की उम्मीद रखने का मतलब है एक बेस्ट केस सिनारियो जो नीरस महसूस होता है। पेसिमिज्म उम्मीदें घटा देता है, जिससे पॉसिबल रिजल्ट और उन रिजल्ट के बीच का डिफरेंस घट जाता है जिनके बारे में आप अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं। और शायद इसलिए ये इतना फैसिनेटिंग होता है। चीज़ों के खराब होने की एक्सपेक्टेशन करना उनके खराब ना होने पर खुशी खुशी सरप्राइज्ड होने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आयरॉनिकली ऑप्टिमिस्टिक होने की बात है। अब कहानियों के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेंगे। फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरीज और क्यों ये स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इमेजिन कीजिए कि एक एलियन को अर्थ पर भेजा जाए। उसका काम हमारी इकोनॉमिक्स पर नज़र रखना है। वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, इकोनॉमिक्स का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। 2007 की नए साल की इवनिंग पर वो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वो हज़ारों की नंबर्स में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्ज्वल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वो 2009 की नए साल की इवनिंग पर वापस टाइम्स स्क्वायर के पास आता है। वो हज़ारों के नंबर्स में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्ज्वल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। ये लगभग एक तरह ही लगता है, उसे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। वो लगभग उसी नंबर में न्यूयॉर्क निवासियों को एंजॉय करते देखता है। वे लोग सेम नंबर्स में ऑफिस की बिल्डिंग से घिरे हैं, जिनमें सेम नंबर्स में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं, जो सेम नंबर्स के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वो सेम नंबर्स में कारखाने और गोदाम देखता है, जो सेम हाईवे से जुड़े हैं और उन पर सेम नंबर्स में ट्रक चल रहे हैं। वो ज़मीन के कुछ और नज़दीक जाता है और देखता है कि सेम यूनिवर्सिटी वही पढ़ा रहे हैं और उसी नंबर्स में विद्यार्थियों को सेम डिग्रियां प्रोवाइड कर रहे हैं। वो देखता है कि सेम नंबर्स में पेटेंट सेम ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया है। 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूमता है, जो 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज़ हो चुके हैं। कारों को अब बेहतर गैस माइलेज मिलता है। सोलर और फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो चुकी है। सोशल मीडिया तेज़ी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वो देश के ऊपर से उड़ता है, वो यही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर भी काफ़ी हद तक उसी तरह की इकोनॉमिक्स लगभग उसी कंडीशन में है, शायद 2009 में 2007 की तुलना से बेहतर। वो ये कंक्लूजन निकालता है। फिर वो आंकड़ों पर नज़र डालता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस फैमिली 2007 की तुलना में 2009 में $16 ट्रिलियन से गरीब हो चुके हैं। ये देखकर वो भौचक्का रह जाता है कि और 10 मिलियन अमेरिकन अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ये जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे कॉस्ट का रह गया है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ के लिए प्रिडिक्शन इस तरह डूब चुका है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो कहता है। मैंने शहर देखे हैं, कारखानों को भी देखा। तुम लोगों के पास सेम नॉलेज, सेम टूल्स, सेम आइडियाज़ हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और पेसिमिस्टिक क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच एक ऐसा बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया। इकोनॉमिक्स के बारे में वे कहानियाँ जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को हाउसिंग कीमतों की स्टेबिलिटी, बैंकर्स की इंटेलिजेंस और स्टॉक मार्केट की सटीक रूप से मेजरमेंट करने की कैपेबिलिटी की कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस एक यही चीज़ थी जो बदली, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब हाउसिंग कीमतों के बढ़ते रहने की स्टोरी का अंत हुआ, बैंकों ने काफ़ी पैसे गंवा दिए। फिर उन्होंने और बिजनेसेस को लोन देना बंद कर दिया, जिसके कारण और नौकरियां चली गई, और इसी तरह बहुत कुछ। एक नई स्टोरी से जुड़ने के बजाय हमारे पास आइडेंटिकल, अगर बेहतर नहीं, 2009 में वेल्थ और डेवलपमेंट की उतनी ही कैपेबिलिटीज़ थी जितनी 2007 में। फिर भी इकोनॉमिक्स ने 80 ईयर के टाइम फ्रेम में सबसे बुरी मार झेली। ये 1945 के जर्मनी से अलग था, जिसके मैन्युफैक्चरिंग बेस का नामो निशान मिट गया था, या फिर 2000 के डिकेड के जापान से, जिसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत कम हो रही थी। वो रियल फाइनेंशियल नुकसान था। 2009 में हमने खुद पर स्टोरी का नुकसान थोप दिया, और ये अत्यंत मुश्किल था। ये सबसे प्रबल फाइनेंशियल ताकतों में से एक है। जब हम इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इन्वेस्टिंग और करियर के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, हम रियल चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या करने लायक हैं। लेकिन कहानियाँ इकोनॉमिक्स में सबसे पावरफुल फोर्स हैं। ये वो फ्यूल हैं जो इकोनॉमिक्स के रियल भागों को चलने दे सकती हैं, या वो ब्रेक जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को रोक कर रखें।
पर्सनल लेवल पर अपने मनी को मैनेज करते टाइम इस स्टोरी ड्राइवन वर्ल्ड में दो ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी हैं। नंबर 1, जितना ज़्यादा आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपकी एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी ही संभावना है जो इसके सच होने की सर्टेनिटी को रियलिटी से ज़्यादा सच बताती है। आपकी ज़िंदगी में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉरएवर नाम के एक डॉक्यूमेंट्री ने यह सीधा साधा सवाल एक 100 वर्षीय से पूछा, जिसने बहुत ही वंडरफुल जवाब दिया। युद्ध विराम दिन, उन्होंने कहा। 1978 के उस समझौते को हवाला देते हुए जिसने पहले वर्ल्ड वॉर को समाप्त किया। क्यों? क्रिएटर ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और वॉर नहीं होंगे, वो बोली। 27 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसीलिए सच समझते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरीज कहता हूँ। वेल्थ को लेकर हमारी सोच को ये विशाल रूप से प्रभावित करती हैं, खासकर इन्वेस्टिंग और इकोनॉमिक्स को। एक फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरी तब जन्म ले जब आप होशियार हों, आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको लिमिटेड कंट्रोल और बड़े दाव का सामना करना पड़े। वे अत्यंत पावरफुल होती हैं। वे आपको कुछ भी मान लेने पर मजबूर कर सकती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। अली हजाजी का बेटा बीमार था। उनके येमेनी गांव के बुजुर्गों ने एक लोक ट्रीटमेंट की सलाह देते हुए कहा, एक जली हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे की छाती में डालकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रक्रिया के बाद हजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, जहां आपके पास पैसा ना हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। मेडिसिन्स उपयोगी मेडिसिन से हजारों साल पुरानी हैं। साइंटिफिक मेथड्स और कीटाणुओं की खोज से पहले ब्लड लेटिंग स्टार्वेशन थेरेपी, शरीर में छेद करके खराबियों को बाहर निकालना और इलाज किए जाते थे, जो और कुछ नहीं बस आपको जल्दी ही मृत्यु तक पहुंचा देते थे। ये बेवकूफ़ी भरा सुनाई देगा, लेकिन अगर आप बुरी तरह से समाधान चाहते हैं और कोई अच्छा समाधान आपको पता नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस का रास्ता हजाजी के लॉजिक की ओर है। कुछ भी मान लेने की विलिंगनेस, सिर्फ कुछ आजमाना नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना। लंदन की ग्रेट प्लेग को डिस्क्राइब करते हुए डैनियल डेफो ने 1722 में लिखा, लोग भविष्यवाणी, सपनों और पुरानी कहानियों से पहले से कहीं ज्यादा एडिक्ट हो चुके थे। पंचांग उन्हें बुरी तरह भयभीत कर देते थे। घरों के पोस्ट और गलियों के नुक्कड़ों पर डॉक्टर के बिल और अज्ञानी लोगों के पर्चे चिपके रहते थे। नीम हकीम जो लोगों को इलाज के लिए कुछ इस तरह न्योता दिया करते थे। प्लेग के रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, इन्फेक्शन के लिए कभी ना चूकने वाले प्रिजर्वेटिव्स। प्लेग ने 18 महीने के टाइम फ्रेम में 1/4 लंदन निवासियों की जान ले ली। और जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जरा सोचिए, सेम रूप से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और ऊंचे दाव हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी पर इन्वेस्टिंग कमेंट्री क्यों सुनते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद ही वो कभी सक्सेसफुल होती हैं। कुछ हद तक इसलिए कि इन्वेस्टिंग में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। कुछ सही स्टॉक खरीदने से आप बिना ज्यादा अटेम्प्ट के अमीर बन सकते हैं। अगर किसी के प्रेडिक्शन के सच होने की 1% पॉसिबिलिटी भी है, और इसके सच होने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस पर ध्यान देना बेवकूफ़ी तो नहीं है, अगर सच हो ही जाए तो। और फाइनेंशियल अभिमत इतने ज़्यादा हैं कि एक बार आपको स्ट्रेटजी या डायरेक्शन चुन ले, आप फाइनेंशियल और मानसिक दोनों तरह से उसमें निवेशित हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वो आपका ट्राइब है। अगर आप सोचते हैं कि कोई फाइनेंशियल नीति बेलगाम महंगाई का कारण बनेगी, वो आपका ट्राइब है। ये कम संभावना वाले दाव हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि दर्शक कम सर्टेनिटी जैसे 1% को जांच नहीं सकते या फिर नहीं जांचते। कई इस मजबूत आइडिया पर आकर टिक जाते हैं कि जिसे वो सच होते देखना चाहते हैं वो निसंदेह रूप से सच है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े रिजल्ट की संभावना है। इन्वेस्टिंग सिर्फ एक ऐसा फील्ड है जो डेली एक्सट्रीम रिवॉर्ड के चांसेस प्रोवाइड करता है। लोग फाइनेंशियल क्वैकरी में इस तरह विश्वास रखते हैं जैसे वो मौसम की क्वैकरी में कतई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सही प्रेडिक्शन लगाने के रिवॉर्ड और धूप या बारिश के प्रेडिक्शन के रिवॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। अब यही देखिए कि 2018 में खत्म होने वाले 10 साल के 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क से खराब परफॉर्मेंस दी। ये आंकड़ा कई पीढ़ियों तक काफी हद तक स्थिर रहा। आप सोचेंगे कि इतने खराब परफॉर्मेंस वाली इंडस्ट्री कोई आला सेवा होगी जो बिजनेस में नहीं टिक पाई, लेकिन इस फंड में कम से कम $5 ट्रिलियन इन्वेस्टेड हैं। किसी को अगले वॉरेन बफेट के साथ इन्वेस्टिंग करने का अवसर दीजिए और वे इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी सेव्ड कैपिटल इसके पीछे लगा देंगे। हिंड साइड में उनकी पॉन्जी स्कीम ऑब्वियस होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसे रिवॉर्ड रिपोर्ट किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया, और मेडॉफ ने इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया कि वे रिवॉर्ड कैसे हासिल किए गए थे। फिर भी मेडॉफ ने वर्ल्ड के कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से कई $बिलियन जुटाए। मेडॉफ ने एक अच्छी कहानी सुनाई और लोगों ने उस पर विश्वास किया। आप जिसे सच होते देखना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या होने की ज़रूरत है, इनके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप खुद को इन फैसिनेटिंग फाइनेंशियल स्टोरीज का शिकार होने से बचा पाएंगे।
किसी प्रिडिक्शन में एरर के लिए जगह के बारे में सोचते हुए ये थॉट अट्रैक्टिव हो सकता है कि पोटेंशियल रिजल्ट्स आपके कुछ सही होने से आपके बहुत बहुत सही होने के बीच ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप किसी बात को इतनी बुरी तरह से सच होते हुए देखना चाहें कि आपके प्रिडिक्शन का कांटा रियलिटी के दायरे से बिल्कुल ही बाहर हो। 2007 की अपनी आखिरी सभा में फेडरल रिजर्व ने 2008 और 2009 में होने वाली फाइनेंशियल वृद्धि का प्रिडिक्शन लगाया। पहले से कमजोर होती इकोनॉमिक से निढाल ये प्रिडिक्शन ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। इसने पोटेंशियल इंक्रीज की एक रेंज का प्रिडिक्शन लगाया, 1.6% इंक्रीज निचले सिरे पर, 2.8% ऊपरी सिरे पर। यह इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी। इसके एरर की जगह रियलिटी में इकोनॉमिक्स 2% से ज़्यादा कम हो गई, जिसका मतलब ये था कि फेड के निचले सिरे का अनुमान लगभग 3 गुना से ऑफ था। किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए ऑब्वियस रिसेशन का प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि रिसेशन उनके करियर को जटिल बना देगी। इसीलिए सबसे बुरी प्रिडिक्शन भी शायद ही कभी धीमी ग्रोथ से और खराब की एक्सपेक्टेशन करते हों। ये एक फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरी है और इस पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा खराब होने की एक्सपेक्टेशन का थॉट भी पेनफुल होता है। पॉलिसी मेकर क्रिटिसिज्म का आसान निशाना होते हैं, लेकिन हम सभी किसी न किसी हद तक ऐसा करते हैं और हम ये दोनों डायरेक्शंस में करते हैं। अगर आपको लगता है कि रिसेशन आने वाली है और इस एंटिसिपेशन में आप अपने स्टॉक बेच देते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर आपका वोट अचानक से उसके अकॉर्डिंग जाएगा जो आप चाहते हैं कि हो। हर ब्लिप, हर किस्सा कयामत के आ जाने के संकेत जैसा दिखेगा। इसलिए नहीं कि कयामत आ चुकी है, बल्कि इसीलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो, या एटलीस्ट ऐसा सोचते हैं कि होगा। इंसेंटिव्स पावरफुल मोटिवेटर्स होते हैं और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये किस तरह हमारे फाइनेंशियल गोल्स और नज़रियों को प्रभावित करते हैं। इस बात पर और ज़्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। फाइनेंस में एरर की जगह से बड़ी कोई पावर नहीं है, और जितना ज़्यादा दाव पर लगा हो उतना ही बड़ा ये होना चाहिए। हर किसी का दुनिया का व्यू अधूरा होता है, लेकिन हम उस खालीपन को भरने के लिए पूरी स्टोरी बना लेते हैं। मेरी बेटी 1 साल की है। वो हर बात को लेकर जिज्ञासु है और बहुत जल्दी सीख जाती है, लेकिन कभी कभी मैं उन सारी बातों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें वो नहीं समझ सकती। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उसके पिता हर सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, करियर, सक्सेस, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स इत्यादि वो पूरी तरह से अज्ञात है। ज़रा इमेजिन कीजिए कि उसे फेडरल रिजर्व, क्रेडिट डेरिवेटिव्स या नाफ्टा के बारे में समझाने की कोशिश की जाए। इम्पॉसिबल। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है। वो भ्रमित होकर यहाँ वहाँ नहीं घूमती। हर चीज़ कैसे काम करती है, 1 साल की एज में भी उसने इसकी स्टोरी अपने माइंड में लिख ली है। कंबल आपको गर्म रखते हैं, माँ का आलिंगन आपको सुरक्षित रखता है, खजूर का स्वाद अच्छा होता है। जो भी वो देखती है वो उसके कुछ एक मेंटल मॉडल्स में से किसी एक में फिट हो जाता है जो उसने सीखे हैं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ वो भ्रमित होकर ये नहीं सोचती कि सैलरी और बिल क्या होते हैं। उसके पास इस कंडीशन का एकदम क्लियर जवाब है, पापा मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं और मैं चाहती थी कि वे मेरे साथ खेले, इसीलिए मैं दुखी हूँ। हालांकि वो बहुत थोड़ा जानती है, लेकिन उसे इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसे लेकर वो अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बेस पर खुद को एक स्ट्रक्चरल कहानी सुना लेती है। हम सब भी, चाहे हमारी एज कितनी भी हो, ऐसा ही करते हैं। ठीक मेरी बेटी की तरह मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, इसीलिए अपने लिमिटेड मेंटल मॉडल से दुनिया के बारे में समझने में मैं भी बस उतना ही लायक हूँ। उसी की तरह मैं जो भी देखता हूँ मैं उसके सबसे ज़्यादा समझ में आने वाले कारणों को ढूंढता हूँ, और उसी की तरह मैं उनमें से काफ़ी के बारे में गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के बारे में इससे बहुत कम जानता हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। ये ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट के लिए भी सच है। हिस्ट्री को ही लीजिए, ये उस सबका ब्यौरा है जो पहले ही घट चुका है। इसे क्लियर और सब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जैसा B.S. लीडल हार्ट ने अपनी बुक वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री में लिखा, हिस्ट्री को इमेजिनेशन और इंट्यूशन की हेल्प के बिना नहीं समझा जा सकता। प्रमाणों का टोटल अमाउंट इतना ज़्यादा है कि चयन डिफिकल्ट हो जाता है। जहाँ चयन होता है वहाँ कला होती है। जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो खोजने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें सही ठहरा सके और उनके पर्सनल मतों की पुष्टि कर सके। वे लॉयल्टीज़ को डिफेंड करते हैं, वे सपोर्ट करने या अटैक करने के गोल से पढ़ते हैं। वो इनकन्वीनियंट ट्रूथ का रेजिस्टेंस करते हैं, क्योंकि हर कोई फरिश्तों के फेवर में रहना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे हम वॉर का अंत करने के लिए वॉर शुरू करते हैं। डेनियल कहानीमैन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जो लोग पास्ट का मतलब समझाने के लिए खुद को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, हिंडसाइट, पास्ट का मतलब समझाने की कैपेबिलिटी हमें इस भ्रम में रखती है कि वर्ल्ड अंडरस्टैंडेबल है। यह हमें इस भ्रम में डाले रखती है कि वर्ल्ड मीनिंगफुल है, तब भी जब इसका कोई अर्थ नहीं बनता, और ये कई क्षेत्रों में गलतियां करने के लिए काफ़ी है। ज़्यादातर लोग किसी ऐसी चीज़ के सामने होने पर जिसे वे नहीं समझते, ये नहीं बूझ पाते कि वे इसे नहीं समझते, क्योंकि वे वर्ल्ड में अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस के बेस पर इनका कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं जो उन्हें मीनिंगफुल दिखाई पड़ता है, फिर चाहे वो एक्सपीरियंस कितने ही लिमिटेड क्यों ना हो। ये जटिल दुनिया जिसमें हम रहते हैं, हम सभी इसमें मीनिंग खोजना चाहते हैं,
इसीलिए हम खुद को कहानियाँ सुनाते हैं ताकि उन वॉइड्स को भरा जा सके जो इफेक्टिव रूप से ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ये कहानियाँ फाइनेंशियल रूप से हमारे साथ क्या कर सकती हैं, ये दिलचस्प होने के साथ साथ डरावना भी है। दुनिया कैसे काम करती है, अगर मैं इसके कुछ हिस्सों से अनजान हूँ तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मैं इसे कुछ इस तरह से गलत समझ सकता हूँ कि मुझे फ्यूचर जानने की अपनी कैपेबिलिटी में विश्वास हो जाए। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक्स का प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आप ही हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप ऐसे कारणों से डिसीजन लेते हैं जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकता, मैं ब्लाइंडली एक ऐसा डिसीजन लेने में आपको कॉपी कर सकता हूँ जो आपके लिए भले ही ठीक हों लेकिन मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने चैप्टर 16 में देखा, बबल्स बिल्ड होते हैं। आप कितना कुछ नहीं जानते, इस बात को मानने का मतलब ये मानना भी है कि दुनिया में होने वाला कितना कुछ है और ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। मार्केट अजम्पशंस के बारे में सोचिए, हम प्रिडिक्शन करने में बहुत बहुत खराब हैं। मैंने एक बार हिसाब लगाया कि अगर आप ये मान लें कि मार्केट हर साल अपने हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर जाता है, आपकी यथार्थता उससे बेहतर होगी अगर आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के टॉप 20 मार्केट स्ट्रेटजीज के एवरेज एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉलो करें। मंदियों का प्रिडिक्शन लगाने की हमारी कैपेबिलिटी भी कुछ खास बेहतर नहीं है, और चूंकि बड़ी इवेंट्स एकाएक हो जाती हैं, प्रिडिक्शन बेनिफिट से ज़्यादा हानि कर सकते हैं। एक ऐसे वर्ल्ड में कन्फर्मेशन का चकमा देकर जहां ज़्यादातर रिजल्ट सरप्राइजिंग घटनाओं से कंट्रोल होते हैं। कार्ल रिचार्ड्स लिखते हैं, रिस्क वो है जो तब बचा रह जाता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब सोच लिया। लोग ये जानते हैं, मैं आज तक ऐसे इन्वेस्टर से नहीं मिला जो वाकई ये सोचता हो कि मार्केट के प्रिडिक्शन पूरे के पूरे ठीक और उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी अजम्पशंस की मांग बहुत ज़्यादा है, मीडिया में भी और फाइनेंशियल सलाहकारों के बीच भी। क्यों? साइकोलॉजिस्ट फिलिप टेटलॉक ने एक बार लिखा, हमारे लिए ये मानना ज़रूरी है कि हम एक प्रिडिक्टेबल और कंट्रोलेबल वर्ल्ड में रहते हैं, इसलिए हम अथॉरिटिव सुनाई देने वाले लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो इस ज़रूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। उस ज़रूरत को पूरा करना ये समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कंट्रोल में होने की चाह रखना एक इमोशनल खुजली की तरह है जिसे खुजलाना ही पड़ता है, बजाय एक प्रॉब्लम के जिसका हिसाब लगाया जाए या समाधान निकाला जाए। कंट्रोल का भ्रम अनसर्टेनिटी की रियलिटी से ज़्यादा फेथफुल होता है, इसलिए हम ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं जो रिजल्ट्स को हमारे कंट्रोल में बताएं। इसका एक कारण प्रीसीजन के क्षेत्रों और अनसर्टेनिटी के क्षेत्रों के बीच कंफ्यूज हो जाना है। नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट 2 साल पहले प्लूटो के पास से गुजरा, एक 3 बिलियन मील की यात्रा जिसमें 9.5 साल लगे। नासा के अकॉर्डिंग इस यात्रा में जनवरी 2006 में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के टाइम किए गए प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 1 मिनट कम लगा। जरा इस बारे में सोचिए, एक अनटेस्टेड डिकेड भर की यात्रा में नासा का प्रिडिक्शन 99.99998% ठीक था। ये ठीक ऐसा ही है जैसे न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच की यात्रा के बारे में प्रिडिक्शन लगाना और 1 सेकंड के 4 मिलियन हिस्से तक सही निकलना। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स प्रिसीजन का फील्ड है। ये फाइनेंस की तरह मनुष्यों के बिहेवियर और इमोशंस की इरेगुलरिटी से प्रभावित नहीं होता। बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टिंग अनसर्टेनिटी के फील्ड हैं जो ऐसे डिसीजन से ड्राइवन होते हैं जिन्हें प्लूटो की यात्रा जैसे क्लियर फॉर्मूला से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हम बुरी तरह से चाहते हैं कि ये प्लूटो की यात्रा की तरह हो, क्योंकि एक नासा इंजीनियर का रिजल्ट पर 99.99998% कंट्रोल का थॉट ब्यूटीफुल और कंफर्टिंग है। ये इतना आरामदायक है कि हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाने के लिए ललचा जाते हैं कि हमारी जिंदगी के और हिस्सों जैसे पैसे पर हमारा कितना कंट्रोल है। कहानीमैन ने एक बार इन कहानियों से किए जाने वाले रास्ते का निरूपण किया। स्कीम बनाते हुए हम बस इस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, अन्यों की स्कीम्स और स्किल को अनदेखा करते हुए जिनके डिसीजन हमारे रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। पास्ट का स्पष्टीकरण देते हुए और फ्यूचर का प्रिडिक्शन लगाते हुए हम स्किल के कैजुअल रोल पर ध्यान देते हैं और लक की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते उसे अनदेखा कर देते हैं, जो हमारे आइडियाज़ में कॉन्फिडेंस भर देता है। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे ये बिजनेस को प्रभावित करता है। मुझे इनोवेटिव स्टार्टअप्स के फाउंडर और पार्टिसिपेंट से ये क्वेश्चन करने के कई चांसेस मिले हैं। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट किस हद तक इस पर डिपेंड करेगा कि आप कंपनी में क्या करते हैं। निस्संदेह रूप से ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आंसर तुरंत ही आ जाता है और ये कभी भी 80% से कम नहीं रहा है। जब उन्हें ये भी कंफर्म रूप से पता नहीं होता कि वे सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये निडर लोग मान लेते हैं कि उनका लक लगभग पूरी तरह से उनके ही हाथों में है। वे कंफर्म रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उसके कॉम्पिटिटर्स के अचीवमेंट और मार्केट में होने वाले बदलाव पर भी उतना ही डिपेंड करता है जितना उनके खुद के एफर्ट्स पर। फिर भी एंटरप्रेन्योर स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहते हैं जिसे वो अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे उनकी स्कीम और कार्रवाई और सबसे नज़दीक के खतरे के अवसर जैसे फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी। वे अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में कम जानते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिनेशन करने लगते हैं जहां कंपटीशन की कोई खास भूमिका ना हो।
कुछ हद तक हम सभी ऐसा करते हैं, और ठीक मेरी बेटी की तरह ये हमें ज़रा भी परेशान नहीं करता। हम थॉटलेस और कंफ्यूज्ड होकर नहीं रहते। हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो मीनिंगफुल है। अगर आपको ऐसा न एक्सपीरियंस हो तो हर सुबह बेड से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अर्थ के ऊपर मंडराता वो एलियन, वो जिसे विश्वास है कि वो जो देखता है उसके बेस पर वो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत साबित होता है क्योंकि वो नहीं जान सकता कि और लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियां चल रही हैं। वह हम सब हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 19, अब सब साथ में, बाय इवॉल्व। हमने अपने पैसे की साइकोलॉजी के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक पढ़ या सुन रहे हैं। अब टाइम है उन चीज़ों को साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। ये चैप्टर एक समरी की तरह है, कुछ छोटे और कार्रवाई लायक लेसन्स जो आपको बेहतर फाइनेंशियल लेसन्स लेने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। ये हमें इस बारे में इंपॉर्टेंट लेसन दे सकता है कि धन दौलत के मैनेजमेंट को लेकर सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं। क्लेरेंस हाइजेस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों बाद जब क्लेरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल जा चुके थे और फिर सब गलत हो गया। एक वीक बाद सर्जरी की कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर किया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का रिस्क रहता था। उनकी पत्नी के अकॉर्डिंग क्लेरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सम्मति नहीं दी थी, और अगर उनसे पूछा गया होता तो भी वे नहीं देते। ये मामला अदालतों में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1937 में डॉक्टर और मरीज के बीच सहमति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टरों को सबसे ग्रेट मेडिकल डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस की जरूरत है। इसके बिना हम साइंस की ग्रोथ का बेनिफिट नहीं उठा सकते। ज़्यादातर हिस्ट्री में एक डॉक्टर की जॉब मरीज को ठीक करना होता था, और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता हो। डॉक्टर जे केट्स ने अपनी बुक द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस फिलॉसफी के बारे में लिखा। डॉक्टरों को लगता था कि इस गोल को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य थे, और वो भी अपने अथॉरिटी में इलाज रिलेटेड डिसीजन लेते हुए अपने मरीजों से कंसल्ट किए बिना। ये आइडिया कि मरीजों को भी डॉक्टरों के साथ मिलकर डिसीजन लेने का अधिकार हो सकता है, ये किसी भी मेडिसिन के लोकाचार का हिस्सा नहीं था। इसमें कोई ईगो या द्वेष नहीं था। ये 2 पॉइंट्स का एक बिलीफ था। नंबर 1, हर मरीज अच्छा होना चाहता है। नंबर 2, उनके इलाज का एक ही यूनिवर्सल और सही तरीका है। अगर आप इन 2 बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति न लेने का मतलब समझ में आता है। लेकिन मेडिसिन इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 सालों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर चुके हैं, जिसका मतलब था कि स्कीम के ऑप्शंस तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सबसे ग्रेट ऑप्शन चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण पेशेंट प्रोटेक्शन लॉस थे, और एक कारण केंट्स की प्रभावशाली बुक, जिसके अकॉर्डिंग मेडिसिन में क्या सही है इस बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते हैं। इसीलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना नेसेसरी है, केट्स ने लिखा। और एक और कारण केट्स की प्रभावशाली बुक। ये मान लेना बहुत ही खतरनाक बेवकूफ़ी है कि अपनी कला और साइंस की प्रैक्टिस में फिजिशियन अपनी नेक नियति और सही ऑप्शन चुनने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। मेडिसिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है, और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का इंटरेक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता है। यह आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन एक जटिल पेशा है, और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का इंटरेक्शन भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं और कौन सा पेशा जो इसकी तरह है? फाइनेंशियल एडवाइस। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये कब चाहिए, और मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये क्यों चाहिए। इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने क्लेरेंस ह्यूजेस के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट इनकैपेबल नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वे सर्टेनिटी को समझते हैं। वे जानते हैं कि क्या काम करता है। तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है इस बारे में अलग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर भी इसी तरह होते हैं। धन दौलत को लेकर कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। तब भी अगर लोग इसके बारे में अलग अलग कंक्लूजन निकालें कि उन फैक्ट को अपने पैसे पर कैसे लागू किया जाए। इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी रिकमेंडेशंस को देखते हैं जो आपको अपने पैसे के साथ बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे अच्छा होने पर ह्यूमिलिटी और खराब होने पर क्षमा ढूंढने का जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना दिखाई देता है। दुनिया बड़ी और जटिल है। लक और रिस्क दोनों ही रियल हैं और पहचानने में डिफिकल्ट हैं। खुद को और दूसरों को आंकते हुए ये ध्यान में रखिए।
लक और रिस्क की ताकत का आदर कीजिए और आपकी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की संभावना ज़्यादा होगी जो आपके कंट्रोल में हो। साथ ही आपकी सही रोल मॉडल को ढूंढने की संभावना भी ज़्यादा होगी। कम ईगो ज़्यादा वेल्थ। पैसे की सेविंग्स आपकी ईगो और इनकम के बीच का डिफरेंस है और वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए वेल्थ का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबाकर किया जाता है ताकि आपके पास फ्यूचर में ज़्यादा चीज़ें या ऑप्शंस हों। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आज आप अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हैं, आप वेल्थ का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन दौलत का मैनेजमेंट इस तरह करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। यह कहना इससे अलग है कि आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड कमाने का गोल रखना चाहिए या अपनी इनकम का एक रेगुलर % बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वो मैक्सिमम रिवॉर्ड ना कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त एक्सपीरियंस करेंगे अगर उन्होंने कंजर्वेटिव रूप से इन्वेस्टिंग की हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का बेस सभी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए सबसे ग्रेट यूनिवर्सल गाइड पोस्ट है। अगर आप एक इन्वेस्टर के रूप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पावरफुल चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपनी टाइम होराइजन को बढ़ाना। इन्वेस्टिंग में टाइम सबसे पावरफुल फोर्स है। ये छोटी चीज़ों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। ये लक और रिस्क को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये नतीजों को उस डायरेक्शन में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीज़ों के गलत हो जाने को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी काफ़ी वेल्थ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल माइनॉरिटी में कुछ चीज़ें ज़्यादातर रिजल्ट्स का कारण होती हैं। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हों, आपको बहुत सी चीज़ों के काम न करने पर संतोष करना होगा। दुनिया ऐसी ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के बेस पर। बड़ी अमाउंट में खराब इन्वेस्टिंग और कुछ एक एक्सीलेंट इन्वेस्टिंग होने में कोई बुराई नहीं है। आमतौर पर यह सबसे ग्रेट सिनारियो होता है। अपने काम का आकलन करते टाइम अपनी अलग अलग इन्वेस्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से ज़्यादा मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले उससे ज़्यादा खेदजनक नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। वेल्थ का यूज़ अपने टाइम पर कंट्रोल के लिए कीजिए, क्योंकि अपने टाइम पर कंट्रोल ना होना खुशी के लिए एक पावरफुल और यूनिवर्सल अवरोध है। जो आप करना चाहें, जब आप करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी कैपेबिलिटीज़ फाइनेंस में मौजूद ज़्यादातर डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं। कम दिखावटी और ज़्यादा अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की ज़रूरत है, लेकिन पॉसिबली जो आपको चाहिए वो रिस्पेक्ट और प्रशंसा है, और उन्हें हासिल करने की ज़्यादा संभावना दया और ह्यूमिलिटी से है, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। सेविंग्स कीजिए, बस सेविंग्स कीजिए। आपको सेविंग्स के लिए किसी स्पेसिफिक कारण की ज़रूरत नहीं। कार, ड्यू पेमेंट या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेविंग करना अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों के लिए सेविंग करना जिन्हें डिफाइन करना या जिनका अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है, सेविंग करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है। हर किसी की ज़िंदगी सरप्राइजिंग चीज़ों की एक जंजीर है। बिना किसी स्पेसिफिक गोल के लिए की गई सेविंग जिंदगी की कंफर्म अनसर्टिनिटीज़ के अपोजिशन की ढाल होती हैं। सक्सेस के कॉस्ट को डिफाइन करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी बेनिफिशियल चीज़ फ्री में नहीं मिलती। और याद रखिए, ज़्यादातर फाइनेंशियल कॉस्ट पर ऑब्वियस प्राइस टैग नहीं होता। अनसर्टिनिटी, दुविधा और पछतावा फाइनेंस की दुनिया में आम कॉस्ट हैं और वे ज़्यादातर चुकाने लायक होते हैं, लेकिन आपको उन्हें फाइन के बजाय कीमत के रूप में देखना चाहिए। एरर की जगह की आराधना करें। फ्यूचर में क्या हो सकता है और आप अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का डिफरेंस आपको सहनशीलता प्रोवाइड करता है, और सहनशीलता टाइम के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। एरर के लिए जगह ज़्यादातर कंजर्वेटिव बचाव के जैसा नज़र आ सकता है, लेकिन अगर यह आपको खेल में बनाए रखता है तो ये वापस अपने कॉस्ट का कई गुना पेमेंट ला सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन की एक्सट्रीम बाउंड्री से बचें। टाइम के साथ हर किसी के गोल्स और डिज़ायर्स बदल जाते हैं, और जितने एक्सट्रीम आपके पास के डिसीजन होंगे, आगे बढ़ने पर उतना ही ज़्यादा आपको उन पर पछतावा होगा। आपको रिस्क को पसंद करना चाहिए क्योंकि ये टाइम के साथ रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको डिस्ट्रक्टिव रिस्क से बचना चाहिए क्योंकि ये आपको फ्यूचर में वे रिस्क लेने से रोकता है जो अच्छा रिवॉर्ड चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे डिफाइन करें और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित ना हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। होशियार, जानकार और लॉजिकल लोग फाइनेंस में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं क्योंकि लोगों के गोल्स और डिज़ायर्स एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एक सही आंसर नहीं होता, बस वो जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए क्या काम करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 20, कन्फेशंस बाय इवॉल्व। मेरी खुद की धन संपत्ति की साइकोलॉजी। सैंडी गोट्समैन एक बिलियनियर इन्वेस्टर थे जिन्होंने फर्स्ट मैनहट्टन नामक एक परामर्श ग्रुप की स्थापना की।
कहा जा सकता है कि वे अपने इन्वेस्टिंग दल के लिए इंटरव्यू में उम्मीदवारों से ये सवाल पूछा करते थे, आपके पास क्या है और क्यों। ये नहीं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक सस्ते हैं या कौन सी इकोनॉमिक्स में रिसेशन आने वाली है। बस मुझे ये दिखाइए कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। मुझे ये सवाल पसंद है क्योंकि ये उस बड़े डिफरेंस को हाईलाइट करता है जो उसके बीच होता है, जो मीनिंगफुल लगे, जिसे लोग ज़्यादातर करने की सलाह देते हैं, और वो जो उन्हें सही लगता है, जो वो सच में करते हैं। मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग यूएस के आधे पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी धन दौलत का एक पैसा भी अपने फंड में नहीं लगाते। ये मुश्किल सुनाई पड़ सकता है और आंकड़े कन्फर्म्ड रूप से हाइपोक्रेसी को उजागर करते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं ये सब उससे ज़्यादा सामान्य है। यूएससी में मेडिसिन के प्रोफेसर केन मुरे ने 2017 में हाउ डॉक्टर्स डाई नाम का एक लेख लिखा, जिसने दर्शाया कि डॉक्टर मरीजों के लिए जो इलाज डिसाइड करते हैं, अपने लिए किस लेवल तक उससे अलग इलाज चुनते हैं। डॉक्टर्स हम सभी की तरह नहीं मरते, उन्होंने लिखा। उनके बारे में जो अनकॉमन बात है वो ये नहीं है कि ज़्यादातर अमेरिकन की तुलना में उन्हें कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलता है, बल्कि कितना कम। वे दूसरों को मौत से बचाने में भले ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, अपनी मृत्यु का सामना करने पर वे काफ़ी शांत रहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है, वे ऑप्शंस के बारे में भी जानते हैं और आमतौर पर हर तरह की मेडिकल देखभाल की पहुंच रखते हैं, लेकिन वे धीरे से चले जाते हैं। एक डॉक्टर अपने मरीज के कैंसर का इलाज करने के लिए तमाम कोशिश कर सकता है, लेकिन अपने लिए प्रशामक देखभाल चुनता है। ये बस इस बात को हाईलाइट करता है कि जब आप ऐसी जटिल और इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हों जो आपको और आपके फैमिली को प्रभावित करे, तब कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता। बस अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये कि आपके और आपके फैमिली के लिए क्या काम करता है और जिन ज़रूरतों को आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें किस तरह पूरा करें, जिससे आप तृप्त महसूस करें और रात में ठीक से सो सकें। ऐसे कुछ बेसिक लॉज हैं जिनका पालन करना नेसेसरी है। ये मेडिसिन और फाइनेंस दोनों में लागू होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस स्प्रेडशीट और पाठ्य पुस्तक में नहीं किए जाते, वे खाने की मेज़ पर किए जाते हैं। वे ज़्यादातर रिवॉर्ड को बढ़ाने के गोल से नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी या संतान को निराश न करने के गोल से लिए जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को चार्ट या फॉर्मूलाज में समराइज करना बहुत डिफिकल्ट है, और वे हर इंसान के लिए बहुत अलग होते हैं। जो एक इंसान के लिए काम करे दूसरे के लिए नहीं कर सकता। आपको ये ढूंढना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। मेरे लिए जो काम करता है वो ये रहा। मेरी फैमिली मेरी सेविंग्स के बारे में क्या सोचती है। चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा गोल अमीर बनने का नहीं था, मैं बस आज़ाद होना चाहता था। हम पैसे को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन आज़ादी हमेशा मेरा पर्सनल फाइनेंशियल गोल रही है। मैक्सिमम रिवॉर्ड का पीछा करने या अपनी वेल्थ को लेवरेज कर बहुत शानो शौकत की ज़िंदगी बिताने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेलों की तरह नजर आते हैं जो लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेलते हैं। दोनों में ही रिस्क छुपा रहता है। मैं बस हर सुबह उठकर ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली जो चाहें वो कर सकते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर फाइनेंशियल डिसीजन इसी गोल के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे माता पिता ने अपने अडल्टहुड 2 चरणों में बिताए, अत्यंत गरीबी और एवरेज रूप से वेल्दी। मेरे पिता 40 ईयर की एज में डॉक्टर बने जब वे 3 बच्चों के पिता थे। एक डॉक्टर की सैलरी कमाने से वो फ्रूगैलिटी का माइंडसेट नहीं बदला जो मिडिल स्कूल के 3 भूखे बच्चों को संभालते हुए बिल्ड हुआ था। और मेरे माता पिता ने अपने अच्छे साल अपने साधनों से नीचे रहकर हाई सेविंग्स अमाउंट के साथ बिताए। इससे उन्हें काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंस मिली। मेरे पिता एक इमरजेंसी रूम के डॉक्टर थे, ज़्यादातर तनाव वाला पेशा जिसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ, और जो दिन और रात की शिफ्ट के बीच शरीर की आंतरिक घड़ी में पेनफुल टॉगल की मांग करता है। 2 डिकेड्स के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि बस बहुत हुआ, इसीलिए उन्होंने ये काम बंद कर दिया। उन्होंने बस ये काम छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी के अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। ये मेरे दिमाग में बैठ गया। एक सुबह उठकर वो बदल पाने की कैपेबिलिटीज़ जो आप कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, जब आप तैयार हों, ये सभी फाइनेंशियल गोल्स में महानतम महसूस होता है। मेरे लिए इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि आप बस वो काम करेंगे जो आपको पसंद हो, जिनके साथ करना पसंद हो, जिस टाइम आप चाहें और जब तक आप चाहें। और कुछ लेवल तक की इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए एक डॉक्टर की सैलरी कमाना नेसेसरी नहीं है। इसके लिए ज़्यादातर रूप से अपनी उम्मीदों पर काबू रखना और अपने साधनों से नीचे की ज़िंदगी बिताना नेसेसरी है। इंडिपेंडेंस किसी भी इनकम के लेवल पर अपनी सेविंग अमाउंट से ड्राइवन होती है, और एक कंफर्म्ड इनकम के लेवल के बाद आपकी सेविंग अमाउंट अपनी लाइफस्टाइल की उम्मीदों को हद से बाहर न जाने देने की कैपेबिलिटी से ड्राइवन होती है। मेरी पत्नी और मैं कॉलेज में मिले और शादी से सालों पहले साथ रहने लगे। स्कूल के बाद हम दोनों के पास एंट्री लेवल की नौकरियां थी, जिनकी इनकम भी एंट्री लेवल वाली थी, और हमारी लाइफस्टाइल एवरेज दर्जे की थी। सभी लाइफस्टाइल स्पेक्ट्रम में डिवाइडेड होती हैं। जो एक इंसान के लिए सेटिस्फाइंग हो, किसी और को रॉयल्टी या पॉवर्टी जैसा लग सकता है। लेकिन हमारी इनकम पर हमें हमारे अकॉर्डिंग एक डिसेंट अपार्टमेंट, एक डिसेंट कार,
डिसेंट कपड़े और डिसेंट खाना मिला। आरामदायक लेकिन शानो शौकत भरा कुछ भी नहीं है। एक डिकेड से ज़्यादा तक बढ़ती इनकम के बावजूद मैं फाइनेंस में और मेरी पत्नी हेल्थ सेवा में हम काफ़ी हद तक उसी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग रहते आए हैं। इसने हमारी सेविंग्स अमाउंट को लगातार बढ़ाया है। इनफैक्ट हर डॉलर की बढ़त ने हमारी सेविंग्स को उपार्जित किया है। हमारा इंडिपेंडेंस फंड। अब हम अपने साधनों से काफ़ी नीचे की ज़िंदगी जीते हैं, जो हमारी इनकम के बारे में कम और 20 की एज में इस्टेब्लिश्ड हमारी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के हमारे डिसीजन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। हमारे घर की फाइनेंशियल स्कीम का वो हिस्सा जिस पर मुझे गर्व है वो ये है कि हमने लाइफस्टाइल की कामनाओं के गोल पोस्ट को कम एज में ही आगे बढ़ाना बंद कर दिया। हमारी सेविंग रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें शायद ही कभी लगता है कि हम रिप्रेसिवली फ्रूगल हैं, क्योंकि ज़्यादा सामान के लिए हमारी एस्पिरेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई आकांक्षाएं हैं ही नहीं, हमें अच्छा सामान पसंद है और हम आरामदायक रूप से रहते हैं। हमने बस गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना बंद कर दिया है। ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा और ये हमारे लिए सिर्फ इसीलिए काम करता है क्योंकि हम दोनों इसके लिए सेम रूप से सहमत हैं। हम में से कोई भी दूसरे के लिए समझौता नहीं कर रहा। ज़्यादातर चीज़ें जिनसे हमें आनंद मिलता है, टहलने जाना, पढ़ना, पॉडकास्ट, इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमें शायद ही कभी कोई कमी महसूस होती हो। कभी कभार जब मैं हमारी सेविंग अमाउंट पर सवाल करता हूँ तो मैं अपने माता पिता की इंडिपेंडेंस के बारे में सोचता हूँ, जो उन्होंने सालों की कड़ी सेविंग से कमाई, और तुरंत मैं वापस आ जाता हूँ। इंडिपेंडेंस हमारा टॉप गोल है। अपने साधनों से नीचे जीने का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अन्य के साथ बराबरी करने के मेंटल लेबर से बच सकते हैं। अपनी समर्थता से कम में आरामदायक जिंदगी बिताना और ज़्यादा की कामना ना करना उस बहुत ही सोशल दबाव को हटा देता है जिसे मॉडर्न फर्स्ट वर्ल्ड के ज़्यादातर लोग खुद पर लाद देते हैं। नासिम तालिब ने क्लियर किया, सच्ची सक्सेस रेट रेस को छोड़कर अपने क्रियाकलाप को व्यवस्थित करना है जिससे मेंटल पीस हासिल किया जा सके। मुझे यह पसंद आया। हम इंडिपेंडेंस कैंप के लिए इतने कमिटेड हैं कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनका कागज़ों पर मतलब ना बने। हमारे घर पर कोई लोन नहीं है, जो हमारा सबसे खराब फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन सबसे अच्छा वेल्दी डिसीजन। जब हमने ये घर खरीदा, लोन इंटरेस्ट अमाउंट बहुत कम थी। कोई भी लॉजिकल इन्वेस्टर यही सलाह देता कि सस्ते पैसे का फ़ायदा उठाया जाए और एक्स्ट्रा सेविंग्स को ज़्यादा रिवॉर्ड वाली वेल्थ जैसे स्टॉक्स में लगाया जाए। लेकिन हमारा गोल रुखाई से लॉजिकल होना नहीं, बस मानसिक रूप से सही होना है। वो इंडिपेंडेंस का एक्सपीरियंस जो मुझे अपने घर की ओनरशिप से होता है, वो उस फाइनेंशियल बेनिफिट से कहीं ज़्यादा है जो मुझे सस्ते लोन से अपनी वेल्थ को लेवरेज करने से मिलता। मंथली पेमेंट को हटा देना अपनी वेल्थ के लॉन्ग टर्म कॉस्ट को हाईएस्ट बाउंड्री तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। जो लोग मेरे इस डिसीजन के नुक्स गिनाते हैं या वे जो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इसकी वकालत नहीं करता। कागज़ों पर इसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए ये काम करता है। हमें ये पसंद है और यही इंपॉर्टेंट है। अच्छे डिसीजंस हमेशा लॉजिकल नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। हम अपनी वेल्थ का इतना बड़ा परसेंट कैश के रूप में रखते हैं जिसका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर परामर्श नहीं देगा। हमारी वेल्थ का लगभग 20% हिस्सा हमारे घर के कॉस्ट के अलावा। इसका भी कागज़ों पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता और मैं दूसरे को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये बस हमारे लिए काम करता है। हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि कैश इंडिपेंडेंस की ऑक्सीजन है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से हम नहीं चाहते कि हमें अपने स्टॉक बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक्स के बेचने की संभावना जितना हो सके शून्य के नज़दीक हो। शायद अन्यों के मुकाबले हमारी रिस्क कैपेबिलिटी कम है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैंने जो भी सीखा है उसके अकॉर्डिंग हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद न की हो। और इस खर्च के लिए वे स्पेसिफिक रूप से स्कीम नहीं बनाते क्योंकि इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग जिन्हें हमारी फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन है ज़्यादातर पूछते हैं, आप किस लिए सेविंग्स कर रहे हैं? घर, बोट या नई कार? नहीं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं एक ऐसे वर्ल्ड के लिए सेविंग कर रहा हूँ जहाँ जितना हम उम्मीद करते हैं अनसर्टिनिटी उससे ज़्यादा कॉमन है। किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर होने का मतलब ये भी है कि हम एक लंबे टाइम के लिए अपने स्टॉक की कंपाउंडिंग की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला रूल ये है कि इसे अननेसेसरी रूप से कभी बाधित ना किया जाए। मेरी फैमिली इन्वेस्टिंग के बारे में किस तरह सोचती है? मैंने अपना करियर एक स्टॉक पिकर के रूप में शुरू किया। उस टाइम हमारे पास बस अलग अलग स्टॉक थे, ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, साथ ही कुछ छोटे स्टॉक जिन्हें मैं गहन कॉस्ट इन्वेस्टिंग समझाता था। वापस मेरी 20 की एज में जाकर देखा जाए तो मेरे पास हर टाइम कम से कम 25 अलग अलग स्टॉक हुआ करते थे। मुझे नहीं पता कि एक स्टॉक पिकर के रूप में मैंने कैसे कामकाज किया। क्या मैंने मार्केट को हरा दिया? मुझे अंदाज़ा नहीं है। ज़्यादातर लोग जो कोशिश करते हैं उनकी तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह से मैंने अपने थॉट बदल दिए हैं और अब हर वो स्टॉक जो हमारे पास है
वो कम लागत का इंडेक्स फंड है। मैं सक्रिय रूप से स्टॉक पिक करने के अपोजिशन में नहीं हूँ, चाहे फिर आप ये खुद करें या फिर किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर करवाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मार्केट के एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बस ये बहुत डिफिकल्ट है। जितना ज़्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट। अगर मुझे इन्वेस्टिंग को लेकर अपने विचारों का सार प्रेजेंट करना हो तो वो कुछ इस तरह होगा। हर इन्वेस्टर को एक स्ट्रेटजी चुननी चाहिए जिसमें उनके गोल्स को हासिल करने की ज़्यादातर संभावना हो, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए कम लागत के इंडेक्स फंड में एवरेज होती डॉलर कॉस्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमेशा काम करेगी, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये सबके लिए है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि एक्टिव स्टॉक पिकिंग अनसक्सेसफुल होकर ही रहेगी। आमतौर पर इस इंडस्ट्री की एक नहीं तो दूसरी ओर से बहुत ज़्यादा मोर्चाबंदी हो चुकी है, स्पेसिफिकली वे लोग जो एक्टिव इन्वेस्टिंग के सख्त विरोधी हैं। मार्केट को हराना डिफिकल्ट होना चाहिए, सक्सेस की संभावना कम होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर हर कोई ये करेगा, और हर कोई ये करेगा तो कोई अवसर ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मार्केट को हराने की कोशिश करने वालों में से ज़्यादातर ऐसा करने से चूक जाएं तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2019 में खत्म हुए डिकेड में 85% लार्ज कैप सक्रिय मैनेजर S&P 500 को नहीं हरा पाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन जो अपने बच्चों को आसमान छूने और पेशेवर एथलीट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है। जिंदगी सर्टेनिटी से खेलने का नाम है, और हम सर्टेनिटी के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं। सालों के टाइम फ्रेम में मैं इस आइडिया को समझ पाया हूँ कि अपने फैमिली के सभी फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की हमारी संभावना ज़्यादा हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से डिकेड्स तक कम लागत के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करते रहें और अमाउंट को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दें। ये ज़्यादातर रूप से हमारे फ्रूगल स्पेंडिंग की लाइफस्टाइल के कारण है। अगर मार्केट से बेहतर परफॉर्मेंस करने के अतिरिक्त रिस्क उठाए बिना आप अपने सभी गोल्स हासिल कर लें तो कोशिश करने का मतलब ही क्या है। मैं इस वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर हुए बिना रह सकता हूँ, लेकिन मैं एक बैड इन्वेस्टर बनकर नहीं रह सकता। और जब मैं इस तरह से सोचता हूँ, इंडेक्स खरीदकर रोकने का ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मैं जानता हूँ कि हर कोई इस लॉजिक से सहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम मार्केट को हराना है। वो जो करते हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमारे लिए यही काम करता है। हम अपने हर सैलरी में से इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं, यूएस और इंटरनेशनल स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन। हमारा कोई रेगुलर गोल नहीं है, ये बस वो है जो हमारे खर्च करने के बाद बच जाता है। इसी फंड में से हम रिटायरमेंट खाते में पैसा डालते हैं और अपने बच्चों की 529 कॉलेज सेविंग स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और बस इतना ही। इफेक्टिव रूप से हमारा नेट कॉस्ट है एक घर, चेकिंग अकाउंट और कुछ वैनगार्ड इंडेक्स फंड। हमारे लिए इसके और ज़्यादा जटिल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये सिंपल ही पसंद है। इन्वेस्टिंग को लेकर मेरी एक गहन आइडियोलॉजी ये है कि इन्वेस्टिंग में लगे अटेम्प्ट और इन्वेस्टिंग के नतीजों में कम कोरिलेशन होता है। कारण ये है कि वॉल्ट टेल से ड्राइवन होता है। कुछ एक वेरिएबल्स कारक ज़्यादातर नतीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप इन्वेस्टिंग करने में चाहे कितना भी कड़ा अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर आप उन 2 या 3 बातों से चूक जाएं जो आपकी स्ट्रेटजी में कांटा घुमाती हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज भी अच्छे से काम कर सकती हैं अगर वे उन चीज़ों पर पकड़ बनाए रखें जो उस स्ट्रेटजी की सक्सेस के लिए नेसेसरी है। मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी सही इन्वेस्टिंग फील्ड चुनने या फिर अगली रिसेशन का टाइम जानने पर नहीं डिपेंड करती। ये हाई सेविंग अमाउंट, पेशेंस और इस ऑप्टिमिज्म पर डिपेंड करती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स अगले कई डिकेड में वैल्यू बनाएगी। मैं इनफैक्ट अपना पूरा इन्वेस्टिंग अटेम्प्ट इन 3 बातों के बारे में सोचने में लगाता हूँ, खासकर पहली दो जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने अपने पास्ट में अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बदली है, इसीलिए कंफर्म्ड रूप से संभावना है कि मैं इसे फ्यूचर में भी बदल सकता हूँ।